नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय तीसरा चल रहा है। हमारे अध्याय 3 का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। मतलब जब आरंभिक मानव भोजन का संग्रह करता था, उसके बाद वो कैसे उत्पादक बन गया, भोजन का उत्पादक बन गया, भोजन को उत्पन्न करने वाला बन गया, इसके बारे में इस अध्याय में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। नई नुओं का भोजन। दोस्तों, नई नुओ ये लड़की है जिसका फोटो दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। आज नई नुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, जैसे चावल, स्क्वॉश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। इस प्रकार पसंदीदा खाना खा रही थी। स्क्वॉश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नई नुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए खाने की याद आ गई। खाना खाने के दौरान नई नुओं को, जब उसने पिछली यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाना खाया था, उसकी याद आ गई। वह सोचती है कि वह कितना मसालेदार था। ऐसा क्यों है? वो सोचती थी कि वह इतना मसालेदार था, तो वह इतना मसालेदार क्यों था? इस प्रकार आइए आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। उगाई गई फसलों और पाले हुए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अपन को पता है कि धान की खेती अगर अपन करते हैं तो उसमें गेहूँ या जौ की अपेक्षा ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। जो सूखी और पहाड़ी जलवायु होती है, वहाँ मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। जैसे कि अपन ने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि स्त्री और पुरुषों ने भोजन का उत्पादन हमेशा से नहीं किया। पहले ये भोजन का संग्रह करते थे और उसके बाद ये भोजन को उत्पादन करता बन गए। तो कैसे बने, आइए देखते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही। लगभग 12,000 साल पहले से इस दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आया। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है। उन्होंने देखा कि यार, ये खाने योग्य जो चीज़ें हैं, अपने वनस्पतियां हैं, वो कहाँ कहाँ मिल सकती है। बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इस तरह उन्होंने सीखा, देखा और उन पर गौर किया। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। जैसे अपन आज भी फसल की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने भी चिड़िया और जानवरों से उनकी सुरक्षा की होगी, पौधों की। इस प्रकार धीरे धीरे वह कृषक बन गए होंगे। कृषक कैसे बन गए होंगे? लोगों ने सबसे पहले पौधों को देखा कि यार, इनका स्वभाव कैसा है, अंकुरण कैसे होता है, फल कैसे पकते हैं और इसके फल है जो डाली से कैसे टूटते हैं, ये देखा। उसके बाद उन्होंने देखा ये उगते कैसे हैं, इनके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। बाद में उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने वहाँ पर जानवरों से उस पौधों की सुरक्षा की और धीरे धीरे वह इस प्रकार कृषक बन गए। तो इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अपन जानते हैं कि कोई भी जानवर कहाँ जाएगा जहाँ उसे खाने की चीज़ मिलेगी। तो लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया और उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। जिन जानवरों को लोगों ने एक आकर्षित किया, वो ज़्यादातर झुंड में रहते थे और घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो लोगों ने सबसे पहले अपने घरों के आसपास, जैसे कि शाकाहारी को आकर्षित करना है, तो वहाँ चारा डाला। इससे शाकाहारी जानवर इनके घरों की तरफ आकर्षित हुए और धीरे धीरे जानवर
और लोगों में जो आदिम मानव थे उनमें एक घनिष्ठ संबंध विकसित हो गया। घनिष्ठ नहीं मतलब अपन मान सकते कि उनमें धीरे धीरे उन्होंने उनको जानवरों को आकर्षित किया और धीरे धीरे उनको पालतू बनाने के लिए प्रयास किया और उन्होंने उनको पालतू बना लिया उन जानवरों को। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो अपन जान सकते हैं, अपन देख सकते हैं, ये जो कुत्ता है वो उसको ज़्यादा वफादार माना जाता है। बाकी ये कहीं किसी भी संकट की स्थिति में भौंकता है तो उससे क्या जो इसको पालता है वो मालिक है वो सचेत हो जाता है, जागरूक हो जाता है और ये बाकी ये सुरक्षा करता है, पालतू होता है, इसलिए इसको पाला गया होगा। बचने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। तो बचने की प्रक्रिया क्या है कि लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया कहा गया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। जिन पौधों को इन्होंने खुद उपजाया और जिन जानवरों को पालतू बनाया वो जंगली जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं भाई किसको पालना है किसको नहीं पालना। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। तो एक बार फसल पक गई, उसको काट लिया, तो उसमें उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए भी रखा जाता था ताकि भविष्य में फसल उगाने के लिए उसका बीज के रूप में प्रयोग कर सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जैसे ये अपने यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों दांत है, ये जंगली सूअर का है और ये पालतू सूअर का है। तो अपन देख सकते हैं कि जो पालतू सूअर का है वो छोटा दांत है और जो जंगली सूअर का है वो बड़ा दांत है। इन दांतों में देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का और कौन सा पालतू सूअर का। तो अपन देख सकते हैं कि ये पालतू सूअर का है, ये जंगली सूअर का, क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा दांत है इसलिए ये जंगली सूअर का और ये पालतू सूअर का। आइए आगे देखते हैं। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई जब जलवायु में परिवर्तन हुआ। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। अगर उस समय लोग जो प्राकृतिक रूप से अनाज उगते थे उनको संभाल कर नहीं रखते, उनकी फसल नहीं करते, कृषि नहीं करते, तो आज हमारे सामने ये नहीं होता, ये रूप नहीं होता। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। कृषि के लिए प्राचीन समय में सबसे पहले जो प्राचीन अपनाई गई फसलें हैं वो गेहूँ तथा जौ है। तो सबसे पहले किसकी खेती हुई? गेहूँ जौ की। इस तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया? कुत्ते को, और उसके बाद भेड़ और बकरी को। आइए आगे देखते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीजों को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। बिल्कुल लगता है, इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब पौधे उगने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। भाई कटाई के बाद अनाज को ले आए, उसका उपयोग अच्छे से करना पड़ता था वरना वो नष्ट भी हो सकता है। अनाज को भोजन और बीज दोनों रूप में ही बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, इसके लिए भंडारण के लिए, ताकि अनाज का भंडारण किया जा सके, सही तरीके से उनको संरक्षित रखा जा सके भविष्य के लिए। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। अपन को पता है कि जानवरों से उनकी संख्या बढ़ती है, दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है और भी बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती है जो भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। कैसे पशुपालन भोजन के भंडारण का तरीका कैसे भाई? अपन जानते हैं कि जो पशु दुधारू पशु है उससे अपन दूध निकाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिक भंडारण है दूध। उससे मांस, पशुओं से जो मांस प्राप्त होता है वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपन कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भंडारण का एक तरीका है ये भी। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? तो अपन अब देख सकते हैं कि भोजन के अतिरिक्त जैसे दूध और मांस भोजन के लिए, उसके अलावा अभी भेड़ से अपन ऊन प्राप्त कर सकते हैं। खाल
चमड़ा भी वर्तमान समय में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जानवरों से अनेक चीज़ें, अनेक वस्तुएं अपन प्राप्त कर सकते हैं। आओ कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 प्रश्न संख्या 14। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जो नीले वर्ग है वहां पर शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। आइए देखते हैं इस मानचित्र को देखते हैं। मानचित्र 2 प्रश्न संख्या 14। आइए देखते हैं। ये देखिए मानचित्र 2। इसमें अपन देख सकते हैं नीले वर्ग, जैसे कि ऊपर जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम, इधर ये मेहरगढ़ पाकिस्तान जो है, इधर ये महागढ़ा, कोल्डी हवा, चिरांद, दाओजली हेडिंग। उसके अलावा अपन नीचे देख सकते हैं इधर हल्लूर, ये पेयमपल्ली। इस प्रकार ये नीले वर्ग है जहाँ पर आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के अवशेष मिल रहे हैं। तो आइए चलते हैं वापस वहीं जहाँ इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। शुरुआती कृषकों, किसानों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, बुर्ज होम और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। जैसे वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, गलती से जल गए होंगे या जानबूझ के जलाए गए होंगे। जो दानों के अवशेष मिलते हैं, जले हुए दानों के, वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। बिल्कुल जिस प्रकार हमें अनाज के दाने मिलते हैं उससे तो यही सिद्ध होता है कि बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका में हम ये जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। तो आइए देखते हैं। अगर अपन बात करें मेहरगढ़ की, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, अपन ने देखा था जैसे ये, तो इधर की साइड में मेहरगढ़ था, यहाँ बुर्ज होम था कश्मीर में, और ये पाकिस्तान में मेहरगढ़ था। वहाँ पे गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी, मवेशी, गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी और मवेशी ये मिले मेहरगढ़ में, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इसके बाद चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े ये कहाँ मिले? ये मिले कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में, कोल्डी हवा महागढ़ा। तो चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले कोल्डी हवा और आधुनिक उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, जो मवेशी थे उनके पैरों के खुरों के निशान, चावल और खुरों के निशान ये मिले महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखेंगे गेहूं और दलहन। तो गेहूं और दलहन अपन को कहाँ प्राप्त हुए? ये हुए गुफक्राल, आधुनिक कश्मीर में। उसके बाद गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी ये मिले अपन को बुर्ज होम, आधुनिक कश्मीर में। इसके बाद गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल ये चीज़ें मिली अपन को चिरांद, आधुनिक बिहार में। चिरांद जो आधुनिक बिहार में है, वहाँ मिला अपन को गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल ये चीज़ें मिली। इसके बाद ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, सूअर ये चीज़ें अपन को मिली हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। हल्लूर में अपन को मिला ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, सूअर। इसके बाद काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर ये मिले अपन को पेयमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। जो आंध्र प्रदेश में पेयमपल्ली है वहाँ पर ये अपन को मिले हैं। तो पेयमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से ये अपन ने देखा कि कहाँ कहाँ पर ये स्थानों पर क्या क्या अवशेष अपन को मिले। आइए आगे चलते हैं। स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। जो बुर्ज होम है वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्तवास। गड्ढे के नीचे जो आवास बनाया जाता है उसे गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है।
पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बिल्कुल पकाते होंगे। अगर गर्मी का मौसम रहता होगा तो बाहर पकाते होंगे, सर्दी के मौसम में अंदर पकाते होंगे, ऐसा हो सकता है, या बरसात के मौसम में अंदर। तो इससे ये सिद्ध होता है कि लोग घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। बहुत सारे जो औजार है वो ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युग से अलग है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना, तीखा, नुकीला करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, जैसे आज भी इनका प्रयोग पीसने के लिए ही किया जाता है। आज हजारों सालों बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जैसे कि बहुत सारे औजारों में हड्डियों का उपयोग किया जाता था। ये पत्थरों के औजार देख सकते हैं अपन। इन नवपाषाण युग के उपकरण इस तरह के हैं। ये नवपाषाण युग के पुरस्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। जो नवपाषाण युग के पुरस्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन पर कभी कभी अलंकरण भी मिलता है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते हैं। तो चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज आहार में महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ लोग कपड़े बुनने लगे थे, कपड़े का निर्माण करने लगे थे, इसलिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। कुछ जगह पर तो लोग शिकार और पशुपालन से जीवन यापन करते रहे और बहुत सी जगहों पर लोगों ने प्रगति कर ली, खेती पशुपालन में विकास कर लिया, पशुपालन को अपना लिया, खेती को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यहाँ देख सकते हैं कि ये पात्र है। यहाँ पर खाना बनाने के लिए, पानी के लिए और खाना बनाने में और दैनिक आवश्यकताओं में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर पात्रों का उपयोग होने लगा था। तो जिसे अपन ये पात्र देख रहे हैं, तो इस पात्र में अपन ये देख सकते हैं, कि इस पात्र का प्रयोग या तो पानी भरने के लिए किया होगा, या कोई और पदार्थ इसमें रखने के लिए, या कोई भी भोजन सामग्री संग्रहित करने के लिए भी इसमें उसका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आगे देखते हैं। अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। इनमें प्राय कृषक, पुरातत्वविद विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। ऐसे रीति रिवाजों को ये लोग मानते हैं जो जनजातियों के लोग हैं। इसमें देखते हैं जनजाति के बारे में। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुँचाए। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुँचाएं। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती है। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को, बड़े झुंडों को चराते हैं पुरुष, और छोटे बच्चे जो है छोटे झुंडों को चराते हैं। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं जनजातियों में। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार, झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है।
ये जनजाति के लोग ये नाच गाना करते हैं और सजावट करते हैं। इस प्रकार से अपने जनजातियों के बारे में देखा। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है वे या तो अनुभवी वृद्ध व्यक्ति हो सकता है, नौजवान योद्धा हो सकता है जिसका प्रभाव हो पूरे समुदाय में, जनजाति समुदाय में, या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जो वयस्क महिलाएं हैं वो उनको ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जनजातियों के अपने देवी देवता होते हैं। जमीन जंगल घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। जमीन जंगल घास के मैदान तथा पानी जो कि एक सामुदायिक होता है उसको पूरे जनजाति समुदाय की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता है। जनजातियों में गरीब अमीर के बीच में कोई खास अंतर नहीं होता है। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 प्रश्न संख्या 14 मेहरगढ़ ढूंढो। अपन को पता है कि आधुनिक पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। जैसे कि अपन इसको ये माने तो इधर के साइड में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में, जैसे अगर इसको अपन भारत माने तो इधर के क्षेत्र में यहाँ पर जो है वहाँ पर मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूँ जो उपजाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा, ये वो स्थान हो सकता है। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल है। मेहरगढ़ से जो प्राप्त अवशेष हैं उनमें हिरण तथा सुअर की हड्डियाँ भी है। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली है। बाद के जो स्तर हैं उनमें भेड़ बकरियों की ज़्यादा मिली है, सुअर की कम होगी। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली है। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। ये लोग जो मेहरगढ़ के लोग थे धीरे धीरे मवेशियों को पालने लगे थे, क्योंकि बाद वाले स्तरों में यहाँ पर केवल मवेशियों की हड्डियाँ ही मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। जो मेहरगढ़ है वहाँ पर चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो अपन से पूछा जाए कि चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं मेहरगढ़ में। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। गांव, अभी इधर गांव के बारे में, गांवों की विशेषता ये है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे रहते हैं। बिल्कुल भोजन उत्पादन में लगे रहते हैं वो लोग। आगे देखते हैं। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इस चित्र को देखो। मान लो कि लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। सबसे पहले यहाँ पर आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती जाती है। फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सब निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली सतहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ 4 3 2 1 है। तो सबसे पहले लोग यहाँ 4 वाली सतह पर रहते होंगे, फिर इस पर रहते होंगे, फिर इस पर रहते होंगे और फिर इस पर रहते होंगे। तो जो सबसे पुरानी सतह है, सबसे पहले की सतह, वो ये सतह है। आइए, मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। जो यहाँ के लोग थे उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है जहाँ पर मृतकों के साथ सामान रखे गए थे। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए वो लोग उन्होंने मुर्दे के साथ बकरी को दफनाया, ताकि जो मुर्दा है वो बाद में उस जीवन में उस बकरी का खाने के रूप में उपयोग कर सके। इससे अपन सोच सकते हैं कि भाई वो परलोक में भी ये विश्वास करते थे कि भाई मरने के बाद एक और दुनिया होती है जहाँ पर ये रहते हैं। ये मेहरगढ़ के घरों का एक चित्र जहाँ पर लगभग 4 कमरे हैं। ये देखिए मेहरगढ़ के घर का चित्र जहाँ पर लगभग 4 कमरे हैं। 1 2
3 और ये 4। इधर ये देख सकते हैं अपन, ये मुर्दा मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो। अपन देख सकते हैं कि जैसे ये तो मुर्दे का है, अब ये लग रहा थोड़ा मवेशी के जैसा, तो ये बकरी की कंकाल हो सकता है, ये इधर भी बकरी का हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। दाओजली हेडिंग मानचित्र 2 पृष्ठ 14। दाओजली हेडिंग अपन ने देखा था उधर उत्तर पूर्व में। ये पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। चलिए इसको देख लेते हैं मानचित्र में। ये देखिए, ये है दाओजली हेडिंग, ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है ये इसकी बात हो रही है। आइए वापस वहीं चलते हैं। तो दाओजली हेडिंग पूरा स्थल जो है वो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। खरल और मूसल, इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः ये पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठ अश्म, अति प्राचीन लकड़ी के जो सख्त होकर पत्थर जैसी बन गई है। काष्ठ यानी लकड़ी जो पत्थर की जैसी बन गई है। काष्ठाश्म जो कि लकड़ी थी वो ताप और दाब के कारण पत्थर जैसी कठोर बन गई है कि औजार के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ पर काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। कहाँ से? दाओजली हेडिंग से। जो दाओजली हेडिंग है ये म्यांमार और चीन के बीच वो ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। दाओजली हेडिंग वहाँ की बात हो रही है। अन्यत्र एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चाताल ह्यूक तुर्की में स्थित है। जो नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल हैं उनमें से एक चाताल ह्यूक तुर्की में स्थित है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। चाताल युग में सीरिया से चकमक का पत्थर आता था। लाल सागर की कौड़ियाँ आती थी। भूमध्य सागर की सीपियाँ आती थी। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया करते थे। जो लोग हैं वो सामान लाते थे, वो जानवरों की पीठ पर लाद कर लाते थे। कहाँ पर? चाताल युग की बात हो रही है। चाताल युग नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है। यहाँ दूर दराज से कई प्रकार की चीज़ें लाई जाती थी। जैसे कि अपने देखा कि सीरिया से चकमक का पत्थर आता था। लाल सागर की कौड़ियाँ आती थी। भूमध्य सागर की सीपियाँ आती थी। उस समय पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, इसलिए लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर रखकर लाद कर ले जाते थे। इस प्रकार ये अपना अध्याय 3 समाप्त होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। बचने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। और अपन जानते हैं बचने की प्रक्रिया क्या है, कि जानवरों को पालना। बचने की प्रक्रिया। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। इस प्रकार ये अपना अध्याय समाप्त होता है। आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल सके।